यार आप थक रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं निराश हो रहा हूँ, तो आप अपने माँ के उस आशीर्वाद को याद कीजिए, उस प्यार को याद कीजिए। डेफिनेटली आपकी आंखों में, आपके दिमाग में एक ऐसी स्फूर्तिवान चमक जाग उठेगी जो सब थकान, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको दूर भगाते हुए आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन के तौर पर काम करेगी। हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक नई वीडियो के साथ। रीट काफ़ी दिनों से जिसकी चर्चा हो रही थी कि 25 अप्रैल को रीट एग्ज़ाम की डेट घोषित की गई है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार 25 अप्रैल बताया लेकिन सन नहीं बताया। आपको अपना सन 2021 मान के चलना है। 25 अप्रैल 2021 को आपके इस रीट का एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि 31,000 पदों के लिए घोषित की गई एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। 31,000 की घोषणा मित्रों बहुत बड़ी घोषणा होती है। इस घोषणाओं को सुनते ही जो लोग इसकी तैयारी में लगे हैं या जिनको इनकी आस थी, उनके भाव बिल्कुल अलग अलग हुए होंगे। कई लोग एकदम से ऐसे मुस्कुराए होंगे, खुश हुए होंगे जिनकी तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। कुछ लोगों के दिमाग में ये टेंशन घुसी होगी कि यार हमने तो तैयारी की नहीं, और कुछ लोग ये सोच के खड़े होंगे कि 2-3 बार डेट पहले भी घोषित हो चुकी है, अब और घोषित की है, इससे क्या होने वाला है। और कुछ लोग इसको फिक्र में ऐसे उड़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह ही टेंशन लेके घूम रहे हैं, है ना। उनको ये लग रहा है कि हम एपीयर हैं, हमें प्रमोट भी नहीं किया, हमारे एग्ज़ाम भी नहीं हुए, हम बीएसटीसी फाइनल ईयर में हैं, बीएड फाइनल ईयर में हैं, हमारा क्या होगा। तो ये सब चिंताएँ नाजायज़ है, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई उचित स्थान नहीं है। जो फाइनल ईयर में है डेफिनेटली वो शामिल होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो हमने भी विचार किया इस रीट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमारी तरफ से भी उन लोगों को दिया जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनसे अपने अनुभव साझा किए जाएं। तो हम भी आज हाजिर हैं इस टॉपिक को लेकर के। यदि इस रीट की तैयारी की बात की जाए तो आपके पास मुश्किल से केवल 4 महीनों का समय बचा हुआ है। यदि आप इन 4 महीनों का सही ढंग से उपयोग कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सफल होंगे, सक्सेस होंगे। लेकिन यदि आप यहाँ चूक जाते हैं तो मान के चलिए नेक्स्ट 2 या 3 या 4 साल में इस प्रकार की कोई भर्ती आपके सामने आने वाली नहीं है। इतना बड़ा मौका आपको फिर से मिलने वाला नहीं है। तो लग जाइए जी जान से। चर्चा करते हैं इस पर। यदि अपन बात करते हैं अपने किसी भी नए काम की, तो ये जो सबसे पहली लाइन है ना, ये अपन को बहुत प्रभावित करती है। यहाँ कुछ लोग तो यहाँ फंस जाते हैं, कई भोपाल पूछे, कई बामणान पूछे, के हुई के नहीं हुई, है ना। और कुछ लोग तैयारी पे जाने से शुरू होने से पहले ये सगुन और अपसगुन निकालना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम की डेट घोषित हुई, घोषित होंदे ही देगी बुढ़ियों कुन बोलियो, कोतरी कुन बोली, घर में जहाँ तो मिनी आडी फ्री कि नहीं फ्री। मतलब वो शुरू से ही इन चीज़ों को अपने दिमाग पे हैवी कर लेते हैं। जब आप सोचिए, आप शुरू से एक अतिरिक्त बोझ जो नहीं होना चाहिए इसको लेके घूमते हैं। सपोज ये जीव जंतु तो बेचारे आते जाते रहते हैं। रीट की दीदी घोषित हुई, थैलो ले बुआ तैयारी मदर धके मिनी निकली का हो ओह आमने सिलेक्शन भाई कौन मिनी धका आ गई का कोचरी उन बोल गई बूढ़ी उन बोल के। मतलब भाई आप मैंने इन सब चीज़ों को साइड में रखिए, दिमाग को एकदम रिफ्रेश करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। और आपको तो पता ही है यार, माँ के आशीर्वाद में इतनी भयंकर वाली शक्ति होती है। उनका जो प्यार भरा आशीर्वाद होता है उसके सामने ये सगुन अपसगुन, ये नेगेटिव एनर्जी, इनका कोई स्थान नहीं है, ये टिक ही नहीं सकती। तो उस देवी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और लग जाइए अपने मिशन पे। और ये जो चीज़ें हैं ना, इनको बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, आप समाज को शिक्षित करेंगे, तो डेफिनेटली दिमाग में इस चीज़ को घुसा के चलिए कि ये सब चीज़ें तो आपको मिटानी है। आप भी यदि इनकी तरफ घूम के चलेंगे तो फिर मतलब ही क्या है। यदि आप ये सोच के चलते हैं, इतना इन पे विचार करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप सोच के चलिए कि उतने आप पीछे हो जाते हैं। मोबाइल का त्याग या उपयोग क्या किया जाए। ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी है और एक ऐसा वरदान भी कह सकते हो आप इसको। दोनों चीज़ें ढंग से उपयोग करो तो वरदान है, और ढंग से उपयोग में नहीं हुआ तो बीमारी तो है ही है। एक्चुअली इस मोबाइल में क्या होता है, जब भी आप खोलते हो ना मोबाइल को, पढ़ने के लिए ओपन करते हो कि भाई ये टॉपिक अपन मोबाइल में से ढूंढ लेते हैं। जैसे ही आप खोलते हो तो पढ़ाई से ज़्यादा तो सबसे पहले तो मोबाइल खुलते वो मिलेगा गोल गोल लाडू पत्ता सा शक्कर पारा। अपन क्या ढूंढ रहे हैं, मिलेगा अपन को ये जानो अपन मीट रहे निकला आपा बालोद रहे। तो इसका उपयोग एकदम बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से यदि आप करेंगे
तो ये आपके लिए वरदान होगा। लेकिन यदि आप इसका उपयोग व्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप इससे दूरी बना लें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं पता आपको, ये मोबाइल का त्याग करते हैं ना, उससे पहले एक वो पूरा समारोह पूर्वक घोषणा करते हैं इसकी कि आज से मैं इतने दिनों के लिए मोबाइल से दूर जाने वाला हूँ। इस चक्कर में 4 दिन वो लोगों को जवाब देते रहते हैं, मैं व्हाट्सएप छोड़ने वाला हूँ, स्टेटस लगाएंगे, फिर उस पर जवाब आएंगे, वो सवाल जवाब करेंगे, 4 दिन आराम से निकालेंगे, फिर एक फेसबुक पे ऐसी पोस्ट फेंकेंगे, फिर वहाँ से जवाब आएंगे, फिर उनके उत्तर फेंकेगा, धूमधाम से 5-7 दिन का समारोह चलेगा और फिर उनको लगता है कि हम जाके तैयारी करेंगे। मित्रों, ऐसे तैयारी नहीं होती है। आप जिस दिन डेट घोषित हुई उसी दिन से आपको निकल जाना चाहिए। मोबाइल का एक उचित ढंग से सही व्यवस्थित तरीके से उपयोग करें। जिस चीज़ की अपन को जितनी आवश्यकता है ना उसी को ढूंढिए। बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये फेसबुक है, ये इधर उधर सबको बंद कर दीजिए। आप एक ऐसी अदृश्य दुनिया में चले जाइए। आप किसी के लिए भी ये नहीं है कि आप इस दुनिया में है ही नहीं, भूमिगत हो जाओ आप इन 4 महीनों के लिए, 25 अप्रैल तक। उसके बाद ये दुनिया, ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत से मिलेंगे। अब कई लोगों के ग्रुप से निकलते का नाम सुनते ही दाना बैठा हुआ है, दाना उबड़े शरीर में, इतना ग्रुप हम जुड़ो हूँ फूटो कच जुड़ो। यदि आपको सक्सेस होना है तो भाई निकलना पड़ेगा। और यदि ग्रुप में ज्ञान लेनो है, ज्ञान बांटनो है, विधि आपन समाज सुधार करनो है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। फिर तो आप यहीं से सुधार करते रहें, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आता है अपना स्थान क्या होना चाहिए पढ़ाई के दौरान। भाई स्थान का निर्धारण आप अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करेगा। सब लोग ये कहते हैं कि हम वहाँ जाके पढ़ लेंगे, सारे एक जगह जा नहीं सकते, सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी होती नहीं है, सबको अपने अपने तरीके से इस स्थान का चयन करना है। लेकिन स्थान चयन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पे इस सामाजिक परिवेश से आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं के बराबर होना चाहिए। आप इस तरीके से स्थान का चयन करते हैं जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला न पहुंचे। मैं तो ये कहता हूं कि आप जिस स्थान का चयन करते हैं 95% लोगों के लिए आप गुप्त हो जाने चाहिए। किसी को ये नहीं पता होना चाहिए आप किस स्थान पे रह रहे हैं। हाँ, 4-5 लोग जिनसे आपकी जरूरी बातें करनी है, जो आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो आपके गाइडलाइन वाले हो सकते हैं, जो आपको गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं वो लोग हो सकते हैं, आप उनके संपर्क में रहिए। बाकी वालों के लिए आप अदृश्य हो जाइए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि रीट की तैयारी किस प्रकार से की जाए। यदि आप इसकी तैयारी से संबंधित बात करेंगे ना तो इस रीट को तैयारी करने वाले लोगों को आप 3 या 4 समूह में बांट सकते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सबके लिए पढ़ाई का फॉर्मूला एक जैसा लागू नहीं होता। हर एक कैटेगरी के अलग आदमी के लिए पढ़ाई का फॉर्मूला भी अलग अलग टाइप का होता है। अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं इस ग्रुप के, जिनके पास केवल योग्यता आ गई भगवान के आशीर्वाद से, इनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। ये 25 से 30% पाए जाते हैं। ये केवल और केवल ई मित्र वालों का बिजनेस बढ़ाने का काम करते हैं। भर्ती आई मतलब आन फॉर्म भरना जरूरी है। रिजल्ट ने कोई तरीके में बाधित नहीं करे। ये केवल कोई हमारा नहीं है, मौको जान ब्याह उन्हीं पे फोकस रखते हैं। बाकी कोई घर को खेती बाड़ी काम करे, बीएड होगी तो होगी, है ना, बीएसटीसी हो गई तो हो गई, भगवान के आशीर्वाद से समझो, संयोग से समझो, ये अपन को प्रभावित नहीं करते हैं। 25 से 30% लोग सीधे सीधे इसमें आते हैं। इनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मोबाइल बंद करा, व्हाट्सएप बंद करा, अपन कोई मतलब नहीं है। अपन जो काम है भी काम मतलब रखो, फॉर्म आवा भरिया आवा, ई मित्र 400 रुपया दैया आवा, ताकि बिना आर्थिक तंगी नहीं आवे। फिर अपन बात करते हैं इस ग्रुप की। सबसे पहला ग्रुप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है, पहली बार प्रयास कर रहे हैं रीट को देने का, इनमें कुछ ज़्यादा ही जोश होता है, कुछ ज़्यादा ही जुनून होता है। ये मतलब क्रांतिकारी होते हैं, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 1000 प्रकार के इनके दिमाग में ऐसे विचार चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते भी हैं। एक कहते हैं ना वो अलग टाइप वाले, वो भी इनमें होते हैं। इनमें भी 2 प्रकार के मान सकते हो आप, क्योंकि अभी रीट की भर्ती काफ़ी टाइम बाद आई है। कई ऐसे हैं जिनकी योग्यता कंप्लीट हो चुकी है, वो डेफिनेटली एग्जाम देंगे, और कई एपीआर वाले हैं जिनकी अभी चल रही है ना, बीएसटीसी चल रही है, बीएड चल रही है, उनके फाइनल के एग्जाम नहीं हुए या उनको प्रमोट नहीं किया, इस कन्फ्यूजन वाले हैं। ये काफ़ी लंबे समय से तैयारी करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है इनमें 4 से 6 महीने की ये तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो अभी भी असमंज की स्थिति में है। इन्हें लगता है कि हमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए आपको शामिल किया ही जाएगा। ये लोग जो है ना, दोनों टाइप के, इन दोनों के पढ़ने का तरीका लगभग एक जैसा होना चाहिए। समय सीधी बात में यदि कहें तो यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं दोनों को मिला करके, तो आपको रोज़ के इतने घंटे पढ़ाई के निकालने पड़ेंगे, 10 से 12 घंटे। यदि आप निकाल पाते हैं तब आपकी पूरी संभावना रहती है कि आप इस चीज़ को क्लियर
जरूर करेंगे। और इनमें पढ़ने में भी ध्यान किस चीज़ का रखना है, इस क्षेत्र में से जो भी आते हैं, मान लीजिए कोई साइंस का आदमी है, तो जब वो पढ़ेगा, जब वो रीट का एग्जाम देगा, तो उसके सामने साइंस के 60 सवाल आने वाले हैं। इन 60 में से भी 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो शिक्षण विधियों के होंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे यदि वो फर्स्ट लैंग्वेज लिखता है, तो इसमें से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं शिक्षण विधियों के। यदि वो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत रखता है तो उसको भी 15 मिलेंगे शिक्षण विधियों के। सेकंड लैंग्वेज जो भी होगी उसमें आधे ग्रामर के होंगे और आधे क्वेश्चन हमेशा शिक्षण विधियों के मिलते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, एक ये साइकोलॉजी के 30 नंबर, 15, 15, 30 और 30 60, और 15 से 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के सब्जेक्ट में से भी मिलते हैं। इस समूह के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि कोई विज्ञान का आदमी है तो सब्जेक्ट में मिलेंगे आपके 40 से 45 सवाल ना, ये 15 से 20 मानते हैं, तो बाकी आधा 50% हिस्सा इन शिक्षण विधियों और साइकोलॉजी का मिलेगा। अब यदि आप नए वाले हैं, फ्रेशर हैं, आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसको आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप वापस इसी पे लग जाते हैं, आपको आधे सवाल यहाँ से मिलेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ से तैयारी करते हैं, जिसको आपने कभी फेस ही नहीं किया है, बिल्कुल आधे सवाल आपको इसमें से मिल रहे हैं, सीधे सीधे आधे। तो ये जो नए हैं ना, वो तो हाथ पग धोनी लार पड़ जियो, ठीक है, सीधा सीधा अन्न ही निकालो, खा पी लार पड़ जियो, आगे अन्न भी खोलन में मिर्च घोटे नहीं, ज्यों घोट फरून पी लो। आपके सिलेक्शन की चाबी यही होगी, जो इसमें बढ़त बनाएगा वही सेलेक्ट होगा। ये तो सब करेंगे ना, क्या दिक्कत है इसमें? सब्जेक्ट है, आपका खुद का सब्जेक्ट है, आप इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप में उस 45 सवाल उसमें से मिल रहे हैं, आप उसमें से 30-35 सवाल तो करोगे ही करोगे, 35 तो कन्फर्म करके आओगे। अब आप उस पर ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं, बहुत खप रहे हैं, तो 45 तक पहुँचोगे, 5 और बढ़ेंगे यार, क्या कर लोगे उससे? यदि आप इन पर ध्यान देते हैं, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी इनको पहली बार ही इनका सामना हो रहा है, यदि आप इनको बिना देखे 15-20 दिन में देखने के लिए छोड़ के जाते हैं, तो इन 60 में से आपके 15 या 20 सवाल ही होंगे। और यदि खेच पकड़ के करते हैं तो आप 40 से 45 तक जा सकते हैं। तो इनके सिलेक्शन की चाबी तो सीधी सीधी ये हो जाती है। इसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है इसकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे। ये बात तो हो गई इनके लिए कि भाई ये इनका मेजर पार्ट रहेगा। फिर ये व्याकरण इसमें आएगी, व्याकरण इसमें भी आएगी, सब्जेक्ट तो आपका है ही, साइकोलॉजी भी है। अब इनमें क्या होता है, इन लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि महीना तो रहा 4, हम के करा 4 महीना में कोचिंग ला नहीं ला, डायरेक्ट पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा। यदि आप इनको पहली बार सामना कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको कोचिंग लेनी चाहिए। और ये इतना ज़्यादा लंबा पोर्शन भी नहीं है, इसकी कोचिंग आपके 15, 20, 25 दिनों में, महीने भर में समाप्त हो जाएगी। आप ले सकते हो और लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप किताब से पढ़ करके या सीधे पढ़ करके कभी समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। सब एक जैसी दिखेगी, पढ़ने में ऐसा लग जाएगा कि हाँ यार ये तो सब कुछ हो रहा है, पर सवाल आए जिंदा आण बकरी डब्बे की मैं ही रही। जब पेपर आएगा ना सामने, सारे तोते उड़ जाएंगे, कई साल लागी पुटा नीचे आउण में, है ना। तो पहले से इस बात का ध्यान रख ले, इस चीज़ की आपको कोचिंग ले लेनी है। लेकिन सब्जेक्ट के लिए आप कोचिंग न भी लें चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस चीज़ को आप कितने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके लिए आप कोचिंग न भी लें, आप इनके लिए कोचिंग लीजिए। ये आपके टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपके सिलेक्शन की चाबी सीधी सीधी बोलें तो आप इसी भाग को बोल सकते हैं, नो डाउट, कोई समस्या नहीं। आपको टाइम ये निकालना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और इनके साथ ये भी एक समस्या आती है कि साहब के पढ़ना याद रहे कौन, याद इसमें रह जाएंगे सब्जेक्ट में, हाँ सभी में याद रहे, याद किस में नहीं रहते, इसमें नहीं रहते। क्यों रहेंगे भाई? जब आप इनको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इनकी कोचिंग लीजिए, फिर इनका बार बार रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज कीजिए। जब 3 या 4 बार 5 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये याद होंगे और कन्फर्म होना शुरू हो जाएंगे और होंगे ही होंगे। और इनके लिए एक और बड़ी बात, इतना पढ़ने के बाद मॉडल पेपर सोल्व करना। यदि मॉडल पेपर में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में मॉडल पेपर लेके बैठ जाते हैं। जब इनको इनका कह कड़े नहीं अंग बार खड़ी आवे नहीं, अब मॉडल पेपर ली भी हम जाके सवाल तो पढ़िए ही कौन। तो पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, अच्छे से इसको पढ़िए। जब आप पढ़ जाते हैं, आपको लगता है आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया है, फिर आप मॉडल पेपर निकालना शुरू करो। मतलब ये कि अप्रैल में आप मॉडल पेपर निकालिए, 15 से 20 दिन तक आप रेगुलर मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको वहाँ फ़ायदा होगा। शुरू से यदि आप मॉडल पेपर लेके बैठ जाते हैं, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और सब्जेक्ट की बात बताता हूँ मैं आपको, आप एक काम करिए, जो सब्जेक्ट के
तैयारी करने का जो तरीका है ना, इसमें आप एक पीछे वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का ही क्यों नहीं हुआ हो, चाहे वो रीट का ही क्यों नहीं हुआ हो, उसके पेपर लो और अपने सब्जेक्ट के सारे सवाल उसमें से देखो। आप मॉडल पेपर से ज़्यादा उन पेपरों को मिलाओ, वो आपको ज़्यादा फायदा देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड, या जब आप ये देखेंगे ना, मॉडल पेपर में क्या होता है, मॉडल पेपर में सवाल में वस्तुनिष्ठता नहीं रहती है। कभी कभी मॉडल पेपर अपनी दिशा से चूक जाते हैं, किसी अलग दिशा में निकल लेते हैं, एक ही टॉपिक से बहुत सारे सवाल फेंक देते हैं, है ना। तो आप उन पेपरों को देखिए, पीछे वाले पेपर्स जो होते हैं, ये सब इनके लिए बता रहे हैं अपन। आप उन पेपरों को देखिए, उनसे आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको किस तरीके के सवालों का सामना आगे जाके करना पड़ेगा। दूसरा समूह आता है जो पिछले एग्जाम में से 10% से वंचित रहा है। इस श्रेणी के अंदर कुछ ऐसे लोग आएंगे जो पहले यहाँ थे, अब यहाँ है। का मतलब ये है कि जो पिछले में जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में थे या APR थे, वो इतने परसेंटों से चूक रहे थे, इतने नंबरों से चूक रहे थे, अब वो इस स्थिति में है। इनको क्या पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली सीधी सी बात है, यदि ये यहाँ थे तो पीछे बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं, कोचिंग ये ले चुके हैं, इनको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि ये किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो रहे हैं, इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो इनको इनकी कमज़ोरी पता चली होगी, इन्हें पता होगा कि भाई हम इस चीज़ में कमज़ोर हैं, तो जिस चीज़ में कमज़ोर हो आप उसी टॉपिक की कोचिंग लीजिए। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप ऑफलाइन ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें कोचिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम तो पहले ले चुके हैं दोबारा, तो दोबारा कोचिंग की किसी भी सूरत में आवश्यकता नहीं होती है। आप वही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है। इस वर्ग के जो प्राणी पाए जाएंगे उनको भी 8 से 10 घंटे की मिनिमम स्टडी करनी ही करनी चाहिए। यदि आप इतना समय रोज़ में पढ़ाई में निकालते हैं, और पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है कि आप हर सब्जेक्ट को डेली टच करके निकलोगे। आपके सिलेबस की एक एक लाइन आपको पढ़नी है, उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जब आप एग्ज़ाम के समय के वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ आपकी एक एक लाइन अच्छी तरह से क्लियरली आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये यहाँ थी, ये मैंने यहाँ पढ़ी थी, ये मैंने यहाँ पढ़ी थी, इस तरीके से। तो ये जो वंचित होते हैं ना, 5 से 10% नंबरों से जो पिछली भर्ती में चुके थे, उनके लिए 8 से 10 घंटे पर्याप्त है। इनको अधिक से अधिक मॉडल पेपर मिलाने चाहिए, जितने इन्होंने मिलाए थे उनसे भी ज़्यादा। इनको अभी से शुरू कर देना चाहिए। इनका भी मेन फोकस इसी पार्ट पे रहना चाहिए। ये अपने सब्जेक्ट को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर मैंने बाकी बोला, यदि स्पेशली किसी चीज़ में कमजोरी महसूस करते हैं, इन्हें लगता है कि भाई हमारे लिए ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, तो आप उस मुश्किल टॉपिक पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ये वाला पार्ट। मान के चलिए इस रीट भर्ती के बाद इस शब्द के साथ निकलेंगे जो 1 से 5 नंबर से ही चुके थे। इनके साथ एक समस्या आती है, ये जब भी पढ़ने बैठेंगे ना तो इन्हें डेफिनेटली यही लगेगा कि अपन धोखले आवे, अब पढ़ांगे। इनको पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। यदि ये सीख जाएंगे ना, फिर इनको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नहीं पढ़ना है का मतलब, नहीं पढ़ने का मतलब ये कि जब आप बाज़ार में जाते हैं ना तो वहाँ किताबों का मेला लगा हुआ मिलेगा आपको, और वो तो लोग इंतज़ार में इसी चीज़ में रहते हैं। पुरानी किताब नया कवर फेंकते इधर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और अपन जाते हैं झोली भर के लाए 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 किताब, जाके बुनी रूम में किताब ही किताब, कोई ये मैटर ही नहीं है। ये लोग जो, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये जो चूकते हैं ना, ये अपनी गलती से चूकते हैं। गलती भी किस टाइप की कि माटी हो तो बे पर हूँ सह भरी आयो, मीन करनो तो बे हो पर लगाओ टाइम मेरे दया लाग गयो, के टकू कर लाग गयो, मेरे दिमाग के टकीती हो। ये गलतियां होती है। आपको केवल और केवल इस गलती को सुधारना है। आपको आता सब कुछ है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब्जेक्ट अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस चीज़ को आप भी दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है? 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रिवीजन कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने मॉडल पेपर सोल्व करो। और मॉडल पेपर जब सोल्व करते हैं ना तो उसका हर मॉडल पेपर से कुछ सीखने की ट्राई करो। आप मॉडल पेपर को केवल इसलिए मत निकालो कि मॉडल पेपर लियो, चलो ये निपटानो है, 10 मिनट निपटा मेल लियो वापस है, एक मॉडल पेपर गयो हमें तो नहीं। बारीकता से एक एक सवाल पे सोच सोच के, ये जो गलती हुई थी ना, ये क्यों हुई? कई बार क्या होता है, सवाल बहुत ज़्यादा सरल दिखता है, ज़्यादा सरल सवाल दिखे तो बिंग मतलब भालो कसी तीर तलवार ले नहीं चढ़नो, पहला भी होचनो, यार इतना सरल दिया क्यों? तब पता चलेगा कि इतना सरल नहीं, ये तो टफ है ना।
यहाँ मुश्किल खड़ी हो जाती है। कई बार क्या होता है, अपन है ना पुराने वे में चलते हैं, एक पुराने रास्ते पे चलते हैं। जैसे एक सवाल पूछा जाता है अमूमन कि बाजार हाले कौन रे, तकलो कि ना हाले कौन रे इंग ना दिन बन, इंग मतलब वो हाल ही सेम का सेम यहाँ आता है। सवाल में पूछा तो निम्न में से कौन सा नहीं है, अब नीचे भी नहीं है मिलेगा, कन्फ्यूज़न। इस टाइप के सवाल हर पेपर में 5 से 7 मिलते हैं और वहाँ अपन से क्या हो जाती है, गलती। आप ये निकालना सीख लो, डेफिनेटली आप इस श्रेणी में रहोगे, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन यदि ये गलती आपकी लगातार चलती है और आप एग्ज़ाम हॉल तक जाते हैं इस गलती को लेकर के, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, तो इन लोगों को केवल इस गलती को सुधारना है, फिर इस चीज़ को पढ़ना है, डेफिनेटली आप मास्टर की श्रेणी में रहोगे। आप अपने टारगेट को इस नंबर तक फिक्स करके रखिए, इस श्रेणी वाले। जब भी आप कोई मॉडल पेपर मिलाते हैं, करते हैं, या आप पढ़ते हैं, करते हैं, सोते बैठते जागते उठते समय आपके दिमाग में केवल यही आंकड़ा रहना चाहिए। यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो डेफिनेटली आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली। इन सब चीज़ों के होने के बाद एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको हमेशा प्रभावित करती है कि आप किस प्रकार के लोगों के साथ रह के तैयारी करें। आप जिस स्थान पे रह रहे हैं वहाँ आसपास का माहौल क्या होना चाहिए, वहाँ से क्या एक पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है। आप यदि पढ़ते पढ़ते हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा आपका दिमाग अच्छे के लिए सोचता है, तो डेफिनेटली वो आपको 2 से 3% फ़ायदा पहुँचाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे आदमी के साथ रहते हैं जो हमेशा ही ऊंधी ऊंधी हो जी, इतना जनांग में आमण नंबर कमा माड़ी 10 लाख फॉर्म, हे भगवान हाँ 30,000 जना ले आमण नंबर तो आवई कोन है, वो आपन याद वही कोन, वो वही कोन। एड़े आदमी चप्पल हाथ में ले ना जीव, नेड़ू नहीं राखनो बिने। ठीक है, आप जब भी पढ़ते हो, बैठने पढ़ने के लिए बैठते हो, ये इन चीज़ों के लिए आपके दिमाग में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप केवल इतना सोचिए कि 31,000 से ही नहीं, मतलब मुझे तो केवल एक सीट चाहिए, केवल एक सीट, वो मैं निकाल के रहूँगा, है ना। आप जब पढ़ते हैं ना तो आपके सामने सिलेबस हमेशा आंखों के सामने दिखना चाहिए, एक बड़े पेज पे छाप के उसको लगा लो सामने। उठते बैठते जागते सोते करते आपके सामने वो सिलेबस रहना चाहिए। और सप्ताह भर के पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सप्ताह में पहले से लगा के 5वें दिन तक आप लगातार पढ़िए, हर सब्जेक्ट को टच करिए। आप सुबह के सत्र में मनोविज्ञान ले सकते हैं, इसके साथ शिक्षण विधियाँ कर सकते हैं, शाम के समय में आप इनकी व्याकरण पढ़ सकते हैं, और दिन के समय में आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, है ना। मतलब पूरे दिन में ये आपकी टाइमिंग रहनी चाहिए। सप्ताह भर के आपके प्रोग्राम ये रहेगा कि भाई हम 1 से लगा के 5 दिन तक जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, 6ठे और 7वें दिन आप उनका रिवीजन करोगे। जो चीज़ आपने पढ़ ली वो, अब ऐसा है कि भाई जैसे मान लो पहले सप्ताह में पढ़ा तो रिवीजन तो 4 घंटे में ही खत्म हो गया, अब क्या करें, हम 2 दिन तक क्यों लगा खूंटी ताड़ हो गया ना। आप उसके लिए एक ही दिन को रखो, आधे दिन को ही रखो। भाई आपको पता है कि भाई पीछे कुछ हुआ है नहीं इतना, ये कॉमन सेंस की बात है ना। कोई ढूंढ भेजे 2 दिन खूंटी ताड़ ढूंढ रहे क्यों, मेरे तो पूरी हुई रिवीजन मैं हम धगल होमवार घर करूँ, आप बात जमे को है ना। इसमें आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आप रिवीजन को साथ में रखिएगा। याद होने की सबसे बड़ी चाबी रिवीजन है, जितना अधिक रिवीजन उतना ज़्यादा याद चीज़। और जब आप ये 1 से 5 दिन तक पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका क्या। अब कुछ लोग ये सोचते हैं नोट्स बनावा कि नहीं बनावा, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। यदि कोई पिछले लंबे समय से पढ़ता हुआ आ रहा है, उसने नोट्स बना लिए हैं, आप उन नोट्सों को और शॉर्ट करो आगे, और शॉर्ट करते हुए बढ़िए। एग्जाम तक जाते जाते आपके पास इतने शॉर्ट नोट हो जाने चाहिए कि आप उनको एक ही दिन में रिवाइज करके जा सको। तो नोट्स जो अब ये नए वाले हैं, ये नोट्स में फंस लेना, आपको नोट्स में फंसने की आवश्यकता नहीं है, आप किताबों से ही पढ़ो। और मैंने कहा जिस टॉपिक में आप अटक रहे हैं आप उसकी कोचिंग ले सकते हो, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन, जहाँ कहीं भी आपको जगह मिल रही है वहाँ से ले लीजिएगा। तो आप सप्ताह में 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवाइज करिए, अगले सप्ताह का पढ़ रहे हैं फिर 5 दिन पढ़े, फिर पिछले दोनों सप्ताहों को मिला के रिविज़न कीजिए, फिर तीसरे सप्ताह में 5 दिन पढ़े, फिर तीनों सप्ताहों को मिला के रिवीजन कीजिए। इस प्रकार से आप रिवाइज करते हुए चलिए। जब आप इस प्रकार से पढ़ते हुए जाएंगे ना तो आप 5-7 सप्ताह बाद इस रिवीजन की स्पीड इतनी हो जाएगी कि पहले सप्ताह वाला आपके दिमाग के अंदर ऐसे कील ठोक के छपा हुआ मिलेगा, चाहेंगे ना भूलना,
फिर भी नहीं भूल पाएंगे। तो इसको करने के साथ साथ मैंने कहा आपको पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बहुत ऊंचा बना के रखना है। और फिर भी यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि यार आप थक रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं निराश हो रहा हूँ, तो आप अपने माँ के उस आशीर्वाद को याद कीजिए, उस प्यार को याद कीजिए। डेफिनेटली आपकी आंखों में, आपके दिमाग में एक ऐसी स्फूर्तिवान चमक जाग उठेगी जो सब थकान, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको दूर भगाते हुए आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन के तौर पर काम करेगी। और कुछ लोगों के दिमाग के अंदर एक ये लाइब्रेरी कल्चर घुसा हुआ है। उन्हें लगता है कि लाइब्रेरी में जाते हैं तो ही पढ़ाई होती है। एक सोचने वाली बात है। आप दूर दराज घर को छोड़ के गांव में आए, वहाँ आपका मन नहीं लगा, गांव को छोड़ के शहर में चले गए, वहाँ आप रूम लेके रह रहे हो, वहाँ आपके कोई घरवाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, 1 या 2 जने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप 2 जने इतनी दूरी से वहाँ गए हैं, तो वहाँ आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने की कहाँ ज़रूरत। अब सोच रहे होंगे तो फिर लाइब्रेरी का मतलब क्या है। लाइब्रेरी का मतलब केवल इतना है कि जो शहरों के अंदर लड़के रहते हैं, जो अपने घरेलू माहौल में है, वो डिस्टर्ब होते हैं, वो घर में नहीं बैठ सकते, वो एक ही शहर में रहने, वहाँ से रूम लेकर ये भी संभव नहीं है, इसलिए वो लाइब्रेरी जाते हैं। आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक रूम के अंदर केवल 2 लोग रह रहे हो, आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता है। तो ये लाइब्रेरी कल्चर कोई ज़्यादा, लाइब्रेरी में कोई जन अभी तेड़ो कोई इंजेक्शन भरूड़ू को पड़े नहीं, आप जाऊँ दे लगावा ना अपन याद हुई, वहाँ भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, बस एकाग्र होकर पढ़ते हैं। वो तो आप रूम पे भी कर सकते हैं। रूम पे आप केवल 2 जने होते हैं, जबकि लाइब्रेरी में तो 50 जने बैठे रहते हैं, है ना। दिन भर की पढ़ाई के बाद शाम का समय आपका डिस्कशन का होना चाहिए, घंटा, आधा घंटा और 2 घंटे भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्कशन पॉजिटिव चीज़ों पे होना चाहिए। आप किसी फ्रेंड के यहाँ चले जाओ, या चाय पीने के लिए बाहर निकलते हो, थोड़ा टहलने के लिए निकलते हो, थोड़ा बहुत किसी गार्डन में चले जाते हो, वहाँ बैठिए आप 5-7 लोग और डिस्कस करिए अपनी इसी रीट के बारे में। डिस्कस को मतलब वो नहीं है बिद बेपरूम बे बड़े वार्ड से बड़ा ग्रुप राजनीति फलाना फेसबुक में तुम हो फलानी जगह हो ले परूँ भेजिए, ये दुनियादारी की चीज़ें हैं, इनको भूल जाइए। ब्याह मौका शादी वगैरह वगैरह सब भूल जाओ, है ना। 4 महीने तक आप कुछ याद मत रखो, आप केवल इसको और इस शब्द को याद रखो। आपका टारगेट यही होना चाहिए। दिमाग के अंदर मास्टर की छवि को घुसा के देखो। आप बैठे हो, सामने बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, है ना, क्या माहौल होगा, एकदम ज़बरदस्त वाला। आप ज्ञान दोगे, लोग आपके ज्ञान को सुनेंगे, जहाँ आप जाओगे आपको कहेंगे अरे मार साहब आओ, मार साहब आओ। क्या फीलिंग निकल के आएगी मेरे मित्र, आप सोच ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं हे मानव, मनुष्य जीवन, मनुष्य का मस्तिष्क, उसका मन एक भोले पंछी की तरह है। आप उसको जिस प्रकार से समझाते जाएंगे वो उसी प्रकार से समझता रहेगा। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, एक आदमी को फॉलो करिए। अब ऑनलाइन में भी कई समस्या आती है, देखो बार बार चीज़ें थोड़ी लेट याद आती है। ऑनलाइन में भी कई समस्या आती है। जब आप किसी चीज़ को खोलेंगे ना, उससे संबंधित 1000 चीज़ और मिलेगी आपको। तो आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट के कोर्स को लेना चाहते हैं, आप उसको पहले ले लीजिए। जब भी खोलते हैं यूट्यूब को तो उसी जगह पे जाके खोलिए, या नेट में सर्च करते हैं उसी जगह को सर्च करिए। आप उस टॉपिक का नाम लेके सर्च मत करिएगा, वहाँ आपके सामने 1000 चीज़ मिलेगी। गोल गोल लाडू, मैंने कहा ना, पतासा शक्कर बारा, ये चीज़ें पहले मिलती है, पढ़ाई वाली बाद में मिलती है। पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सक्सेस होके निकले, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। हमारा प्यार, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। समय समय पर यदि ऐसा लगता है कि और ज्ञान फेंकना है तो फेंकेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में सिलेबस का भी चल रहा होगा, आएगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और आपको लगता है कि इसमें रीट वाले लड़कों के लिए कुछ अच्छा कहा गया है तो फेंको इसको आपके उन सभी मित्रों तक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता उनका फ़ायदा हो जाए। लेकिन बार बार इन चीज़ों को देखना मत। लास्ट जाते फिर बता देता हूँ, यदि आप बार बार इन चीज़ों को देखोगे तो इसी में समय ख़राब हो जाएगा। आप मोटिवेट होते ही रह जाओगे, ये किताबें पीछे रह जाएगी। धन्यवाद।